उसने एक धातु की सिरिंज निकाली और अनगिनत नैनोबॉट्स को ट्यूब के जरिए मेरे चेहरे पर टपकाने लगा। वे रोबोट मेरी आंखों के रास्ते शरीर के अंदर चले गए। वे मेरे पूरे शरीर को स्कैन करने के बाद 24 घंटे के भीतर पेशाब के जरिए बाहर निकल जाते और अपनी जांच के परिणाम दे देते। रिपोर्ट आने का इंतजार करते हुए मैं काम करने वाली जगह पर गया और एक सहकर्मी से शिकायत करने लगा कि जिंदगी कितनी उबाऊ हो गई। हर दिन एक जैसा था, बस बार बार शरीर में पोषक तत्वों का घोल इंजेक्ट करना। लेकिन हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे घोल आखिर जाते कहाँ थे। हमारी बातचीत के बीच अचानक एक महिला सहकर्मी असहनीय दर्द से दोहरी हो गई। उसके चेहरे पर दर्द का जरा भी निशान नहीं था, बल्कि वो बेहद खुश दिखाई दे रही थी। वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। इसका मतलब था कि जल्द ही वो पैराडाइज आइलैंड जाने वाली थी। सभी लोग तालियां बजाने लगे और मेडिकल स्टाफ उसे डिलीवरी रूम में ले गया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर मैंने एक कंप्यूटर चिप निकाल ली और टेक विभाग में फोन किया। मैंने झूठ बोला कि मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है और उसे मेंटेनेंस के लिए ले जाना जरूरी है। संयोग से मेरा सुपरवाइजर किसी काम में व्यस्त था। उसने मुझे चाबी दे दी और कहा कि मैं खुद इंजीनियर को ढूंढ लूं। मैं अकेले मेंटेनेंस विभाग पहुंचा और वहां अपने दोस्त जैक को पाया। हमेशा की तरह मैंने काम से बचने का बहाना बनाया और उसके साथ शराब पीने बैठ गया। जब भी हम शराब पीते थे मेरे मन में सवाल आता था कि आखिर जैक को शराब मिलती कहां से। लेकिन जब भी मैं पूछता जैक सवाल टाल देता और मुझे चेतावनी देता कि मैं इस बारे में ज्यादा छानबीन ना करूं और ना ही किसी को हमारी शराब पीने वाली बैठकों के बारे में बताऊं। फिर वो जल्दी से वहां से चला गया। मैं वहीं थोड़ा असमंजस में खड़ा रह गया। तभी मेरी नजर एक तितली पर पड़ी। लेकिन बाहर का वातावरण पूरी तरह प्रदूषित और जहरीला बताया जाता था। वहाँ कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं रह सकता था। हैरान होकर मैंने जैक की छोड़ी हुई माचिस की डिब्बी उठाई, तितली को उसके अंदर रखा और उसे अपने कमरे में ले आया। मैंने उसे एक फूलदान में सुरक्षित रखा और अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढकर पूरी बात बताई। वो भी हैरान रह गई और बोली कि वो इसे अपनी आंखों से देखना चाहती है। तभी बड़े स्क्रीन पर लॉटरी जीतने वालों की नई सूची दिखाई गई और उसमें उसका नाम भी था। ये खबर सुनकर मुझे एक साथ खुशी और खालीपन महसूस हुआ। मेरे पास बस मुस्कुराने और उसे उसका सपना पूरा होने पर बधाई देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उस रात मेरा मन किसी अनहोनी की आशंका से परेशान रहा। मैं पूरी रात जागता रहा और फूलदान में कैद उस तितली को घूरता रहा। जब आसपास कोई नहीं था तो मैंने पहले मिली चाबी का इस्तेमाल किया और चुपके से उसी जगह वापस गया जहां मुझे तितली मिली थी। मैंने उसे आजाद कर दिया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मैं ये पता लगाना चाहता था कि वो आखिर आई कहां से थी। मैंने अपने ऊपर मौजूद फर्श का एक पैनल उठाया और एक पूरी ऐसी मंजिल देखी जिसके बारे में मुझे कभी पता ही नहीं था। उस जगह का रहस्य जानने के लिए मैंने एक केयर टेकर की यूनिफॉर्म उठा ली ताकि अपना ध्यान खींचने वाला सफेद सूट छिपा सकूं और फिर खोजबीन शुरू कर दी। मैं अचानक एक मैटरनिटी वार्ड में जा पहुंचा जहां महिलाएं बच्चों को जन्म दे रही थी। वहां मैंने अपनी सहकर्मी को देखा। वो अपने बच्चे को जन्म दे चुकी थी। उसके लिए मुझे सचमुच खुशी हुई। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रही। नर्स ने उसके पैरों को कसकर बांध दिया और उसे एक डरावनी मुस्कान दी। तभी एक दूसरे डॉक्टर ने उसकी आईवी में बहुत बड़ी मात्रा में जहर इंजेक्ट कर दिया। भयंकर ऐंठन के बाद वो महिला पैराडाइज आइलैंड पहुंच चुकी थी। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। इसके बाद नर्स उस बच्चे को दूसरे कमरे में ले गई। वहाँ मैंने एक ऐसी महिला को देखा जो बिल्कुल मेरी सहकर्मी जैसी दिख रही थी। उधर जिस आदमी ने पहले लॉटरी जीती थी उसे ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया गया था। डॉक्टर उसके अंग निकालने की तैयारी कर रहे थे। अचानक वो बेहोशी की दवा से जाग गया। वो काफी बड़ा और ताकतवर आदमी था, इसलिए उसने ऑपरेशन रूम से बाहर निकलने के लिए लड़ते हुए भागने की कोशिश की। लेकिन गार्डों ने उसके पैर में गोली मार दी और उसे वापस अंदर घसीट ले गए, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। मैं पास ही छिपा हुआ था और डर के मारे सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक गार्ड ने फिर भी मुझे देख लिया, लेकिन केयर टेकर की यूनिफॉर्म की वजह से मेरी पहचान उजागर नहीं हुई। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से बचकर निकला। मेरे पास एक पल भी बर्बाद करने का समय नहीं था।